दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम CGPSC पेपर नंबर 5 के जियोग्राफी भारत के भूगोल पार्ट का आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्री और मेंस दोनों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले मेंस में देखेंगे कि 30 शब्द में, 60 शब्द में, 100 शब्द में, 125 शब्द में और 175 शब्द में आंसर राइटिंग कैसे करना है। उसके बाद हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जियोग्राफी पार्ट से, इंडिया जियोग्राफी से 50 नंबर के मार्क्स आते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, और प्री में भी आपको 4 से 5 प्रश्न हर साल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल सिलेबस में भारत की भौतिक विशेषताएं लिखी गई है, जिसमें स्थिति और विस्तार दिया गया है। दोस्तों, इसमें स्थिति और विस्तार को दिया गया है, न कि इसका भारत का पड़ोसी देशों से जो सीमा लगा है, ये सब चीज़ें को इसमें नहीं दिया गया है। वो सारी चीज़ें, सारे फैक्ट प्रीलिम्स में हैं। इसमें केवल स्थिति और विस्तार को बताना है कि इसका समुद्र तल में स्थिति क्या है, कर्क रेखा में स्थिति क्या है, ये सब मतलब इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है। फिर भूगर्भिक संरचना दिया है, फिर भौतिक विभाग दिया है। यहाँ देखिए, भारत की भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग स्थिति और विस्तार, फिर भूगर्भिक संरचना, फिर भौतिक विभाग में स्वरूप, पठार, पर्वत, दर्रा, द्वीप समूह आदि, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व वनों का महत्व, भारतीय वन नीति और वन संरक्षण, ये सारे भारत की भौतिक विशेषताओं में शामिल हैं। इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और आंसर राइटिंग कैसे करना है उसको देखेंगे, और साथ साथ प्री का भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद मानवीय विशेषताओं में जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा स्थिति और विस्तार का फर्स्ट वीडियो है, और भी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यवर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा मतलब भरत नाम के एक राजा थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और दूसरी मान्यता के अनुसार वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा यहाँ निवास करने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। यह दूसरी मान्यता है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। मतलब ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। कई बार एग्जाम में प्री में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि इंडिया का नामकरण किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया। और याद रखिए, हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया, और यहाँ पर भरत नाम के राजा रहते थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 30 या 60 शब्द में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का नामकरण के आधार क्या क्या हैं। तो आपको यहाँ पे 30 या 60 शब्द में यहाँ पे लिखना है। अगर 30 शब्द में आया तो इसको मेन पॉइंट्स को लिखना है 4 लाइन में, और 60 शब्द में आया तो उसी को बढ़ाकर 6 लाइन में लिखना है। दोस्तों, मैंने इसको अपने हाथ से इस नोट्स को तैयार किया है महेश बर्णवाल की बुक से। अतः आप लोग उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक का अवलोकन कर सकते हैं। अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, यहाँ भी ये 60 शब्दों में आ सकते हैं। 60 शब्दों में या फिर 100 शब्द में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। मतलब कि कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको एक परिचय के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, फिर उसके मेन पॉइंट्स को लिखना पड़ता है, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखने जैसा 1 या 2 लाइन आपको लिखकर आंसर को क्लोज करना पड़ता है। तो इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विशेषता प्रदान की है। मतलब कि भारत की जो आकार है वो कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। इसे भी प्री में कई बार पूछ चुका है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ,
उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिमी में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। तो आपको इसको इस टाइप से नहीं लिखना है, इसको एक ही लाइन में ऐसे लिखते जाना है, कॉमा लगाते लगाते, क्योंकि वहाँ पे जगह कम रहती है। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये 100 शब्द में आएंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट्स दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। तो प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। यहाँ पे 3 को दे देगा और चौथा किसी और को डाल देगा। तो जैसे श्रीलंका को डाल देगा तो वहाँ पे आपको सही आंसर लगाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम, सबसे पहले क्षेत्रफल में रूस आता है जो सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां रैंक है, मतलब 7वां स्थान है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम और सीजी पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर में। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर, याद रखिए दक्षिण से उत्तर, इसको आगे हम लोग मैप में देखेंगे। दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, एवं पश्चिम से पूर्व, मतलब कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 से इतना उत्तरी अक्षांश में और इतना पूर्वी देशांतर में के मध्य स्थित है। प्री में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको और इसको दे देते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पे। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद होगा। और मैप को देखकर, मतलब भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कक्ष की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में, क्योंकि ये दोनों पीक पॉइंट में है, पूर्व और पश्चिम के सबसे पीक पॉइंट में है ये दोनों राज्य। भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो इसको आप लोग मेंस में आंसर लिखते समय ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिएगा कि कितने डिग्री देशांतर में, दोनों के बीच कितने डिग्री का देशांतर है। तो 30 डिग्री का। आगे देखते हैं भारत का भौगोलिक आकार। भारत का भौगोलिक आकार, तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। दोस्तों इसको 100 शब्द या फिर 125 शब्द में पूछ सकता है कि भारत की भौगोलिक आकार का वर्णन कीजिए। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। याद रखिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, मतलब कि जिसके ज़्यादा हिस्सा समुद्र तल से मतलब टच है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर, मतलब भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। केवल मुख्य भूमि का तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो आप लोग आंसर लिखते समय यह डाटा ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डायरेक्ट उठाकर पूछा जाता है कि तटीय रेखा की लंबाई कितनी है या फिर सीमा रेखा सम्मिलित करने पर लंबाई कितनी है, ये सब। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर
उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। भारत की उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, शिखरों से घिरी है। अर्थात इसका भौगोलिक स्थिति और स्वरूप को आपको दिखाना है कि चारों ओर से इसका बनावट कैसा है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। इस चीज़ को आपको भी दर्शाना पड़ेगा आंसर में कि उत्तर में चौड़ा है इसका भूभाग, जो दक्षिण का भूभाग है उत्तर में चौड़ा है तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। मतलब कि जो दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु में, वहाँ उस पॉइंट को अंतरिप कहा जाता है, या फिर कन्याकुमारी, उसी पॉइंट को कन्याकुमारी या फिर अंतरिप कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर सकरा नैरो होता गया है। तो इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। 3 द्वीपों के नाम परिवर्तन हुए हैं दोस्तों, आइए उसको देखते हैं। 30 दिसंबर 2018 को यह परिवर्तन किया गया है, जिसमें राजद्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है तथा हैवलॉक द्वीप समूह को स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। तो इसको प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था कि राजद्वीप मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम रखा गया है, तो राजद्वीप का नाम। ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और देखते हैं आगे, यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, अब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, अर्थात उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। अब वह लद्दाख में आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, और दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। भारत में अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव है, 60 शब्दों में वर्णन कीजिए या फिर 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसके लिए ये जो मैंने नोट्स बनाया है वो सबसे बेस्ट है। इसको आप लोग अवलोकन करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। और दोस्तों, ये स्टडी मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, अतः आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है, इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्रम प्रतीत होता है। मतलब कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी एक समान रहने के कारण हम लोगों को पूर्व से पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वो कम प्रतीत होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से
8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सभी को ये सारे राज्य याद हो जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम को लोग भूल जाते हैं। और इसी को कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, और वहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड ऐसा करके दे दिया जाता है। तो मतलब इसमें एक को दिया जाता है, दोनों को नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो आप लोग इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिएगा। और याद रखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब 23.5 डिग्री से गुजरता है और 2 बराबर भागों में बांटता है। और इसी की वजह से उत्तरी और दक्षिणी मतलब कि भारत के दोनों हिस्से में अलग अलग मौसम होते हैं, जिसको आगे देखते हैं। मतलब दक्षिणी हिस्सा में उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा में उपोष्ण कटिबंध या फिर कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध मानसून कहलाता है। अतः भारत का विस्तार 2 कटिबंध में है, मतलब दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग लद्दाख में सूर्य किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और वहाँ पे बर्फबारी होती है और वहाँ का मौसम अत्यधिक ठंडा होता है और पारा नीचे चला जाता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा से विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। अतः यह सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत या फिर सीधी पड़ती है और सूर्यताप अधिक मिलता है। मतलब कि केरल जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे विषुवत रेखा से कम दूरी के कारण जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिससे सूर्यताप टेम्परेचर अत्यधिक रहता है। जबकि लद्दाख में विषुवत रेखा से अत्यधिक दूरी के कारण सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, मतलब कि सीधी लंबवत नहीं पड़ती, जिससे वहाँ तापमान और पारा नीचे जाया रहता है और वहाँ पे बर्फबारी होते रहती है। लास्ट है देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती है। 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। जो देशांतर रेखा है, याद रखिए, 82.5 डिग्री इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से, इसको प्री में भी बहुत बार पूछ चुका है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा या फिर यामोत्तर रेखा को भारत का मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं या फिर याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय या फिर GMT 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। याद रखिए, जो ग्रीनविच माध्य समय है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और जो याम्योत्तर रेखा है, मानक देशांतर रेखा, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे लद्दाख में इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरतम बिंदु, और यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी केप कमोरिन। यहाँ पे पाक जल संधि बना है, ये श्रीलंका की स्थिति है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी है। यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। और यहाँ पे इस जगह में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस तट रेखा की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है। पश्चिमतम बिंदु है वो गुजरात में है, गौरमोता में। पश्चिमोत्तर बिंदु है और पूर्वी बिंदु किबिथू
सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है और दक्षिण से पूर्व जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। ये सारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। और भारत के पड़ोसी राज्य निम्न हैं, जिसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका शामिल है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 10.6 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, भूटान के साथ 4096 किलोमीटर। इस बात को याद रखिए, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ सीमा रेखा साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ। आइए इससे जुड़े प्रीलिम्स के सवालों को हल करते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये घटना चक्र के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके आंसर दीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, जो गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हम लोग पढ़े हैं 7वां बड़ा देश है। तो ये वाला गलत हो गया। और सेकंड देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये 2 भागों में विभाजित है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6वां है, 7वां है? तो ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले में रूस है, उसके बाद भारत 7वें नंबर पर है, दूसरा में चीन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो पूर्ण मानव जनसंख्या 17% है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हमें इसका आंसर देना है। तो 17.5% आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 6,38,500 गाँव थे, जबकि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6,40,930 गाँव हैं। अतः विकल्प डी सही होगा। अक्षांशीय विस्तार से क्वेश्चन देखते हैं, भारत विस्तृत है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि यहाँ पे ऐसे ही दे दिया जाता है कन्फ्यूज़न करने के लिए, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। यह बिहार पब्लिक सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर आएगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए
राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश राजस्थान से भी गुजरती है। थर्ड क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? तो इसका आंसर जैसलमेर आएगा। भारत एवं कर्क रेखा से प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो आप लोगों को बताया था मैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी। तो ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। थर्ड क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो झारखंड से। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए गुजरात से गुजरती है और गांधीनगर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कोलकाता आएगा। मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, तो इसके सबसे निकटतम कौन है? तो 22 डिग्री 23 मिनट है ना। 21 डिग्री तो थोड़ा लेट है, मतलब थोड़ा इन 23 और 21 में अंतर है। 26 और 23 में भी थोड़ा ज़्यादा अंतर हो जा रहा है, 28 में भी वैसी। तो 22 डिग्री 33 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब कि कर्क रेखा। मानक समय से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो मतलब कि 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री गुणित 6 बराबर 90 डिग्री, और जो हमारा याम्योत्तर है 82.5 डिग्री का होता है। तो 90 और 82 को ऐड करेंगे तो 172, मतलब 172, 172 से ही 1/2 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र से, क्योंकि आंध्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। याम्योत्तर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गुजरती है। नागपुर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, पटना से, दिल्ली से भी नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट याम्योत्तर रेखा को प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, नैनी के समीप से लिया जाता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का। दूरस्थ बिंदु से प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो बड़ा निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट।
यहाँ पे ये सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल सबसे पूर्व में है और गुजरात सबसे पश्चिम में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमको जो पूर्वी देशांतर का जो स्थिति है उसी को दिखाना है 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उसके लिए आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।